गुड इवनिंग क्लास। तो देखो, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूँ। और मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा या फिर जो चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा, वो चैप्टर होगा किसके रिस्पेक्ट में? तो वो बात करेगा बिजनेस लॉ के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अगर बात करें कि ये जो बिजनेस लॉ है, ये वीडियो किनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखो, ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में है, यानी अपने ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में। साथ ही साथ वो बच्चे जो कि सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो क्या होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अब देखो, बेसिकली इस वीडियो में कवर होगा क्या? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके रिगार्डिंग? बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग और बिजनेस लॉ के एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग। बिजनेस लॉ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है, या फिर आप इसको एक ऐसा बुक कह सकते हो, जो कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करने वाले होते हैं, वहां पर हम किसके रिगार्डिंग बात करते हैं? लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं। और जब हम लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो लॉ का मतलब ही होता है क्या? कानून। ठीक है। जब हम कानून के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें उन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है जो कि एप्लीकेबल की गई हैं एज पर एक्ट के द्वारा। ठीक है। तो इन सब कारण से बिजनेस लॉ बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इसको हम आज की क्लास में और क्या-क्या इसमें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें बिजनेस लॉ की, तो इसमें आपको पढ़ना क्या-क्या है? अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेजुएशन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सर्टेन एक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला एक्ट जो आपको पढ़ना है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा एक्ट जो यहाँ पे पढ़ोगे, दैट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा यहाँ पर आपको पढ़ना होता है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चौथा एक्ट जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पांचवा एक्ट जो यहाँ पर आप पढ़ोगे, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और छठा एक्ट यहाँ पर जो आपको पढ़ना होता है, कंपनी एक्ट। और यह छह एक्ट की बात करें, तो ये छह एक्ट यानी ये सिक्स एक्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हो आप अपने स्क्रीन पर, ये सारे एक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन सब से आपका क्वेश्चंस बनता है। अगर आप बात करते हो ग्रेजुएशन की, और अगर आप यूनिवर्सिटी बेसिस पर एग्जामिनेशंस दे रहे हो, ईयरली बेसिस पर, मेनली मैं बात कर रहा हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की और पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की, तो उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, उसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बनते हैं। मतलब क्या कि यह दोनों एक्ट अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कंटेन करता है। क्लियर है? बाकी बात करें अगर इन एक्ट की, तो अगर आप बात सीए फाउंडेशन की कर रहे हो या फिर सीएस फाउंडेशंस की भी कर रहे हो, तो वहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। और अब तो सब्जेक्टिव हो चुका है, तो सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, स्पेशल गुड्स ऑफ एक्ट क्या होता है, उन सारी चीज़ों को जानने से पहले, सबसे पहले हमें जानना है कि हमें बिज़नेस लॉ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है, हमें बिज़नेस लॉ पढ़ना है, लेकिन ग्रेजुएशन में सिंस हम लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, सिंस हम एलएलबी की तैयारी नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं सीए फाउंडेशंस की, हम तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशंस की, तो ग्रेजुएशन में हमें लॉ को पढ़ना क्या क्यों है? ठीक है। तो कहता है क्या, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस ऑनर, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट राइट द बिजनेस हैज अगेंस्ट अदर बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। मतलब क्या कि अगर आप बात करते हो बिजनेस की, तो जब आप बिजनेस की बात करते हो, तो बिजनेस है क्या? तो बिजनेस रेफर्स टू दैट एक्टिविटी जहां पर हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। क्लियर है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, तो बिजनेस अपने साथ पार्टीज को इंक्लूड करता है। पार्टीज कौन होते हैं बिजनेस की? तो बिजनेस की पार्टी बनती है कौन? उसके कस्टमर्स। कभी-कभी बिज़नेस की पार्टी बनती है उसका दूसरा टाइप का बिज़नेस, अनदर फॉर्म ऑफ बिज़नेस।
जब बिजनेस इन कस्टमर से डील कर रहा होता है, जब बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के से डील कर रहा होता है, जब बिजनेस मैनेजर से डील कर रहा होता है, सुपरवाइजर से डील कर रहा होता है, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोगों से डील करता है, तो बिजनेस को अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे दिक्कतों का, बहुत सारे आप क्या कह सकते हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जब आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो किसी कस्टमर को, तो हो सकता है उसके साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए। डिस्प्यूट रिस्पेक्ट में, मान लो कि आपने उसको सामान बेचने का वादा किया हो और आपने उसको सामान भेजने के लिए कहा हो और आप उसको सेल करना चाह रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कस्टमर रिफ्यूज कर जा रहा है कि नहीं, हम आपसे गुड्स की डिलीवरी नहीं लेंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि अगर आपसे कस्टमर ने कोई तरीका का बात किया हो और कहा हो कि सर मुझे एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कुछ दिन के बाद ये सामान चाहिए, एक्स नाम का गुड्स चाहिए, और जब कस्टमर आपके पास सामान लेने आ रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको सामान देने से मना कर रहे हो। यानी बेसिकली बिज़नेस करते समय बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और इन सब के कारण आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो जिसके कारण ये इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के ओनर्स के लिए, बिज़नेस के सुपरवाइज़र्स के लिए, बिज़नेस के मैनेजर्स के लिए, कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कौन-कौन सी राइट्स बिज़नेस को मिलती है अगेंस्ट अदर बिज़नेस और अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है? A basic understanding of business law can help you spot potential legal issue as they come up, make better decision and know when to seek legal help। यानी आप बिजनेस लॉ की मदद से क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई तरीके का डिफिकल्टीज आ रहा है, कोई तरीके के इश्यूज अराइजेस हो रहे हैं, तो उस इश्यूज को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉ, विद द हेल्प ऑफ बिजनेस लॉ। क्योंकि ये आपको वो लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करवाएगा, या आपको वो लीगल गाइडलाइंस देगा, आपको लीगल एस्पेक्ट में आपकी मदद करेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, बेटर डिसीजन ले सकते हो। साथ ही साथ जब आपको लीगल हेल्प की मदद होगी, तो ये बिज़नेस लॉ ही आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो बिज़नेस में होने वाले डे टू डे डिस्प्यूट्स का सुधार करने के लिए, या फिर बिज़नेस में होने वाले डे टू डे डिस्प्यूट से बचने के लिए हमें किस चीज़ को पढ़ना होता है, बिज़नेस लॉ को पढ़ना होता है, ताकि एट द टाइम ऑफ बिज़नेस, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, और उस समय अगर कोई डिस्प्यूट अराइजेस हो जाए, तो बिज़नेस लॉ की मदद से हम उस डिस्प्यूट को क्या कर सके, रिज़ॉल्व कर सके। क्लियर है? जिसके कारण हमें बिज़नेस लॉ को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर बात करते हैं बिज़नेस लॉ के इंट्रोडक्शंस की, तो बिज़नेस लॉ है क्या? तो देखो, अगर बात करते हो बिज़नेस लॉ की, तो बिज़नेस लॉ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। पहला क्या? तो पहला टर्म यहाँ पर आ जाता है बिज़नेस, और दूसरा टर्म जो यहाँ पर आता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ लॉ। बिज़नेस, बिज़नेस का मैंने कहने का मतलब व्यापार, और लॉ कहने का मतलब क्या? कानून। यानी वो कानून जो कि व्यापार से रिलेटेड है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ क्या? बिज़नेस लॉ। लेकिन बिज़नेस लॉ को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि बिज़नेस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म बिज़नेस? तो देखो, अगर बात करते हो बिज़नेस की, तो हम लोगों ने पहले भी समझा है कि बिजनेस कहने का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसी एक्टिविटीज जो किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा परफॉर्म की जा रही होंगी उनके डे टू डे लाइफ में, जहां पर व्यक्ति क्या कर रहा होगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा होगा फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एंड वो एक्टिविटी उस व्यक्ति के द्वारा कैसे परफॉर्म की जा रही होगी, ऑन एन रेगुलर बेसिस। सो बिजनेस इज दैट इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट engaged in commercial, industrial और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। तो बिजनेस कहने का मतलब क्या है कि कोई भी तरीका का ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंगेज्ड किस में है, कॉमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज्ड हो सकता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इंगेज्ड हो, या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी में इंगेज्ड हो। और यहाँ पर ये तीनों एक्टिविटी में इंगेज्ड होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझना होगा, मैंने क्या कहा कि बिज़नेस कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि एंगेज्ड है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। कमर्शियल एक्टिविटी कहने का मतलब क्या? कि जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है। यानी आप क्या कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, मार्केट से आप बल्क में सामान खरीद के ला रहे हो, और उस सामान को आप क्या कर रहे हो, मार्केट में ही बेच रहे हो, इन अ फॉर्म, इन अ क्या, आप कह सकते हो, आप उसको खुदरे के तौर पर बेच रहे हो, आप उसको कहते हो ना
आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बेच रहे हो इन अ केजीज, तो आप कमर्शियल एक्टिविटी जहां पर परफॉर्म कर रहे हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहने का मतलब क्या, कि आप मार्केट से जा रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, और उस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर दे रहे हो फिनिश गुड्स में, और देन आप उसको मार्केट में बेच रहे हो। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। या फिर आप प्रोफेशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हो, जहां पर आप गुड्स में डीलिंग नहीं कर रहे हो बल्कि सर्विसेज दे रहे हो, और वो सर्विसेज क्यों दे रहे हो, ताकि आप अर्न कर सको प्रॉफिट। तो ये सारी एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगी। क्लियर है। दूसरा, जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अब दूसरा टर्मिनोलॉजी हमें समझना है कि लॉ क्या है। तो देखो, आप लॉ की बात कर रहे हो तो लॉ आया कहाँ से, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, ये जो वर्ड हम लॉ कह रहे हैं, ये लॉ का ओरिजिन क्या है, या फिर ये लॉ का मतलब क्या है। तो जब आप बात करते हो लॉ की, तो लॉ का जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ आपके किस वर्ड से, तो ट्यूटोनिक वर्ड से। अब ये ट्यूटोनिक वर्ड क्या है, तो ट्यूटोनिक वर्ड में एक वर्ड आता था लैग, जिसका मतलब होता था डेफिनिट। डेफिनिट कहने का मतलब क्या, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको कि आप बदल नहीं सकते। या फिर आप इसको यह कह सकते हो, डेफिनेट कहने का मतलब क्या, कि विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, यानी डेफिनेट है। तो ये जो वर्ड है लैग, लैग से आपका क्या टर्म निकल कर आया, लॉ। अब ये ट्यूटोनिक थे कौन, तो आप यहाँ देख रहे हो, ट्यूटोनिक एक तरीका का कबीला था जहाँ के लोग कुछ इस तरीके की वेशभूषा में रहते थे। ट्यूटोनिक प्रजाति के लोग, ट्यूटोनिक कबीले के लोग, और उन्होंने ही अपने यहाँ एक लैग वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर उनके द्वारा जो बात कह दी जाती थी, जो स्टेटमेंट लैग में लिख दिया जाता था, वो स्टेटमेंट वैलिड होता था, और वो स्टेटमेंट सबको मानना होता था। जिससे हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ लैग हमने क्या वर्ड निकाला, लॉ। क्योंकि हमारा जो लॉ है वो भी कैसा है, इट इज अ डेफिनेट, जो मेंशन है हमें उसी तरीके से उसको फॉलो करना होगा, और सारे डिसीजन, सारे राइट्स आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। कहता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस लॉ कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेट रूल ऑफ कंडक्ट एंड ह्यूमन रिलेशन। इस लाइन को मतलब समझना कि लॉ का मतलब क्या है, तो लॉ को डिफाइन किया जाता है एज एन डेफिनेट रूल। डेफिनेट रूल कहने का मतलब क्या, विच कैन नॉट बी चेंज, और यह रूल किस पर होगा, तो रूल ऑफ कंडक्ट होगा, यानी कार्य करने का तरीकों को बताएगा। और ये किससे रिलेटेड होगा, तो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड होगा। मतलब कि ये लॉ, ये डेफिनेट रूल किस पर रिलेट करेंगे, तो ये ह्यूमन बीइंग पर रिलेट करेंगे, हमारे ऊपर और आपके ऊपर रिलेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स अ यूनिफॉर्म रूल ऑफ कंडक्ट विच इज एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। अब इस लाइन का मतलब समझो, ये एक ऐसा यूनिफॉर्म रूल होगा, रूल ऑफ कंडक्ट होगा। रूल ऑफ कंडक्ट कहने का मतलब क्या है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एप्लीकेबल होगा किस पर, ह्यूमन बीइंग पर। कहाँ के, तो उस स्टेट के पीपुल पर, यानी उस कंट्री के पीपुल पर जो कि वहां पर निवास कर रहे हैं, और वो इक्वली एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या, कि जो रूल्स मेरे लिए बनाए गए हैं, वो रूल्स आपके लिए भी होंगे, वो रूल भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी होंगे, और वो रूल भारत के राष्ट्रपति के लिए भी होंगे। मतलब क्या, ऑल आर कंसिडर एज यूनिफॉर्म इन आई ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, डेफिनेट है, और ये सबको एक दृष्टि से देखेगा। क्लियर है। तो जब ये बिजनेस और लॉ को एक जगह लाया गया, तो ये टर्मिनोलॉजी क्या बन गई, बिजनेस लॉ। और इसी बिजनेस लॉ को कॉमर्शियल लॉ के नाम से भी जाना गया, कॉर्पोरेट लॉ के नाम से भी जाना गया, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड मर्केंटाइल लॉ। ठीक है। अब ये बिजनेस लॉ क्या था, तो बिजनेस लॉ इज कंसिडर्ड एज द बॉडी ऑफ लॉ। बॉडी ऑफ लॉ कहने का मतलब क्या, कानूनों का संग्रह, एक स्ट्रक्चर जहां पर कानून की बातें कही गई हैं, और वो स्ट्रक्चर जो कि एप्लीकेबल होगा, जो अप्लाइज करेगा किसको, राइट्स को, रिलेशंस को, एंड कंडक्ट ऑफ पर्संस एंड बिजनेस एंगेज्ड इन कॉमर्स, मर्चेंडाइज, ट्रेड एंड सेल्स। मतलब क्या, कि बिजनेस लॉ कहने का मतलब क्या, कि एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ, ये ऐसा कंडक्ट ऑफ लॉ, या फिर ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एप्लीकेबल होगा उस हर एक व्यक्ति पर जो कि बिजनेस कर रहा होगा, या फिर बिजनेस से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगा। यानी वो लॉ, वो कानून जो कि बिजनेस से रिलेट करेगा, दैट लॉ इज
कंसीडर एज अ क्या, बिजनेस लॉ। और ये हर एक बिजनेस पर रिलेट करेगा, चाहे वो बिजनेस मेरे द्वारा चलाया जा रहा हो या फिर वो बिजनेस आपके द्वारा चलाया जाएगा। यानी बिजनेस लॉ मीन्स और कंप्रेसेस ऑल द लॉज दैट डेडिकेट हाउ टू फॉर्म एंड रन अ बिजनेस। यानी बिजनेस लॉ कहने का मतलब एक ऐसा लॉ जो कि यह बताएगा कि आपको किस तरीके से बिजनेस को फॉर्म करना चाहिए और किस तरीके से बिजनेस को चलाना चाहिए। सिंपली कहने का मतलब क्या, ये डिफाइन करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पर आप क्या करोगे, बिजनेस को चलाओगे और बिजनेस में होने वाली डे टू डे एक्टिविटी को फॉर्म करोगे। आगे कहता है क्या, दिस इंक्लूड ऑल द लॉज, ये सारे लॉ को इंक्लूड करेगा दैट गवर्न हाउ टू स्टार्ट बाय मैनेज एंड क्लोज एनी टाइप ऑफ बिजनेस। यानी ये वैसा लॉ होगा जो कि आपको यह बताएगा कि किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से बिजनेस में सामान को परचेज और सेल करना चाहिए, किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से बिजनेस को बंद करना चाहिए। यानी बिजनेस के बर्थ से लेकर बिजनेस की एंड तक की बातें जो बताएगा, दैट इज कंसीडर एज अ क्या, बिजनेस लॉ। बेसिकली इट इज द लॉ, इट इज द रूल्स दैट ऑल बिजनेस शुड फॉलो। क्लियर है? तो देखो अब बात करते हैं कि बिजनेस लॉ की ओरिजिन कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया कि लॉ का ओरिजिन तो टेक्टोनिक वर्ड से आया, लेकिन ये जो बिजनेस लॉ है ये कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट है। क्या ये हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया या फिर ब्रिटिशर्स से पहले भी हमारे यहाँ था ये लॉ? क्योंकि हमारा जो देश है, भारत की आप बात करते हो तो भारत कैसा देश था, राजा महाराजाओं का देश था। क्या हमारे राजा महाराजा व्यापार किया करते थे, हमारे राजा महाराजा के समय में व्यापार होता था? तो हाँ, व्यापार होता था। तो क्या उस व्यापार के समय भी हमारे पास कानून थे, उस व्यापार के लिए भी हमारे पास लॉ थे? तो कहता है क्या कि ये बहुत बताना बहुत डिफिकल्ट है कि किस समय या फिर किस डेट को लॉ का जन्म हुआ या फिर लॉ हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में आया, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पुस्तकें हैं, बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट हैं, ठीक है, बहुत पुरानी किताबें हैं, जहां पर हमें ये एविडेंस मिलता है कि हमारे यहाँ लॉ था। तो हमारे यहाँ पर एक एविडेंस है, एक पुस्तक है जिसका नाम है धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र, जो कि इंक्लूड करता है मनु स्मृति को, ठीक है। ये धर्मशास्त्र जो पुस्तक है इसके अंदर कहता है क्या कि यहाँ पर सबसे पहले लॉ का क्या मिलता है, आपको एविडेंस मिलता है। और ये आपको किसके रिगार्डिंग बताता है, तो सिविल राइट के रिगार्डिंग बताता है, ड्यूटीज के बारे में बताता है, क्रिमिनल लॉ के बारे में बताता है और प्रोसीजर्स के बारे में भी बताता है। यानी क्या सिविल राइट्स होंगे, यानी वहाँ के लोगों में, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उस राज्य में निवास कर रहे हैं, अराउंड 200 बीसीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लोग उस राज्य में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों का सिविल राइट्स क्या होगा, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, वहाँ पर कौन से क्रिमिनल लॉज होंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, इन सारी चीजों के बारे में उस किताब में बताई गई है, धर्मशास्त्र इंक्लूडिंग मनुस्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड तो बात नहीं कही गई। तो बिजनेस के रिलेटेड बात कब की गई है, तो कहता है कि आफ्टर दैट इन द पीरियड ऑफ मौर्य। अब मौर्य का पीरियड कहने का मतलब क्या, आपको पता है कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य, बेसिकली आपका पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। तो मौर्य में क्या था कि मौर्य में किंग अशोक थे, किंग अशोका। तो किंग अशोका के दरबार में, बेसिकली किंग अशोका मैं नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पर कहूंगा चंद्रगुप्त के, किंग चंद्रगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनको कि आप कौटिल्य के नाम से जानते हो। आप उनको चाणक्य भी कहते हो, आप उनको चंद्रगुप्त भी कहते हो, आप उसको क्या कहते हो, कौटिल्य भी कहते हो, उनको चाणक्य भी कहा जाता है। तो वो बेसिकली रहते थे कहाँ पर, मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है। वहां के वो प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी, उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक थी जो कि राजा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताती थी, राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बताती थी। और यही वो पुस्तक है जहां पर पहली बार प्रोविजन रिलेटेड टू बिजनेस के रिगार्डिंग बात कही गई थी। यानी यह वो पुस्तक है जिसमें पहली बार ये बताया गया था कि किस तरीके से किसी राज्य में व्यापार होगा, ठीक है, किस तरीके से व्यापार किया जाना चाहिए और व्यापार के रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए, क्या व्यापार के रिलेटेड रेगुलेशन होने चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि जो बिजनेस लॉ का सीड है हमारे यहाँ इंडिया में, वह किससे फाउंड होता है, अर्थशास्त्र से फाउंड होता है। क्योंकि यहीं पर यह बताया गया था कि बिजनेस में किस तरीके से परचेज करना चाहिए, किस तरीके से सेल्स करना चाहिए, और अगर परचेज और सेल्स के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होगा तो राजा उस डिस्प्यूट को कैसे दूर करेगा,
तो इसके रिगार्डिंग इसमें इन सारी बातों को कहा गया था। तो हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, अर्थशास्त्र से ही हमारे यहाँ बिज़नेस लॉ का ओरिजिन हुआ। लेकिन ये तो हिस्ट्री की बात हुई। लेकिन जैसे-जैसे अभी जो हम लॉ देख रहे हैं वो हिस्ट्री पे तो डिपेंड नहीं है, इट इज़ अ मॉडर्न लॉ। अब ये मॉडर्न लॉ का शुरुआत कहाँ से हुआ और कहाँ इसका एस्टैब्लिशमेंट माना जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक कंपनी आई थी, 31 दिसंबर 1600 को उसका फाउंडेशन हुआ था और वो 1604 में भारत में आई व्यापार करने के उद्देश्य से। और उस कंपनी ने क्या किया, भारत में व्यापार तो किया ही, साथ ही साथ यहाँ पर राज्य भी किया और करीबन 200 साल तक राज्य किया। अब वो कंपनी का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही क्या किया है, कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने मॉडर्न लॉ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही कंट्रोल्ड किया ब्रिटिश क्राउन को। 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल चला गया और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के हवाले छोड़ दिया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को कंट्रोल्ड किया आफ्टर लॉन्गर 200 ईयर्स। और कहा जाता है क्या कि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स व्यापार करते थे तो उनको डिस्प्यूट होता था। किस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होता था? तो यहाँ पर 2 कम्युनिटी पाई जाती थी, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी किससे गवर्न्ड थी? तो हिंदू लॉ से गवर्न्ड थी। जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो मुस्लिम लॉ से गवर्न्ड थी। जब हिंदूज़ लॉज़ और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को व्यापार करना होता था, तो उनको बहुत सारा डिस्प्यूट होता था क्योंकि दोनों की रिगार्डिंग अलग-अलग काम करना पड़ता था। लेकिन जब इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि कहा क्या कि हम एक यूनिफ़ॉर्म लॉ लाएँगे। और यूनिफ़ॉर्म लॉ किस बेसिस पर लाया? तो उन्होंने इंग्लिश लॉ के बेसिस पर लाया और इस इंग्लिश लॉ के तहत हमारे यहाँ सबसे पहले बिज़नेस लॉ आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बिज़नेस लॉ का इंट्रोडक्शन कब हुआ? तो ये 1858 के बाद इंडिया में जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, यानी जब क्राउन के हाथ में अपना कंट्रोल चला गया, तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया में बिज़नेस लॉ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है? लेकिन बात करते हैं कि लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने किस तरीके से डिफाइन किया। तो 2 तरीका का लॉ होता है, एक होता है नेशनल लॉ और दूसरा होता है इंटरनेशनल लॉ। नेशनल लॉ में आता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। इसी सिविल लॉ के अंदर हम किसकी बात करते हैं, तो बिज़नेस लॉ की बात करते हैं, यानी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं इस सिविल लॉ के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको बस इतना ही बताया कि बिज़नेस लॉ होता क्या है और बिज़नेस लॉ का एक्जिस्टेंस कैसे हुआ या फिर बिज़नेस लॉ हमारे यहाँ एक्जिस्टेंस में आया कहाँ से। तो जब हम अगली क्लास में आएँगे, यानी जब मेरी क्लास अब कल अपलोड होगी दूसरी क्लास, तो वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे टॉपिक को और टॉपिक का नाम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और हम यह देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट में आया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर द क्लास गाइस।